हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मनदीप एजुकेशन अकेडमी यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 2 के लेक्चर्स को आगे बढ़ाते हैं और हम पहुंच चुके हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, विच इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स। यहां तक अगर आप चैप्टर 2 पूरा पढ़ना चाहते हो तो ऑर्डर वाइज आपको वीडियोस मिल जाएंगे एक प्लेलिस्ट में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चैप्टर 1 के भी सारे वीडियोस ऑर्डर वाइज प्लेलिस्ट में लगे हुए हैं और चैप्टर 1 के प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो जो बच्चे नए हैं चैनल पे, बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ना चाहते हैं क्लास 12 फिजिक्स का एक एक लेक्चर बिल्कुल डिटेल में, उन प्लेलिस्ट में जाके बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ सकते हैं। और इन सब टॉपिक से रिलेटेड क्लास 12 के फिजिक्स के जो भी मैं लेक्चर ले रहा हूं उससे रिलेटेड अगर आपको नोट्स चाहिए, वर्कशीट्स चाहिए, तो आप MEA ऐप यानी मनदीप एजुकेशन अकेडमी ऐप डाउनलोड कर सकते हो गूगल प्ले स्टोर से। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। प्लस अगर आप मेरी लाइव क्लासेस अटेंड करना चाहते हो तो उसी ऐप पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, बहुत ही नॉमिनल सी कॉस्ट में आप पूरा साल मेरी लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हो। तो शुरू करते हैं बच्चों। इस टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि कंडक्टर्स का जो बिहेवियर है इलेक्ट्रिक फील्ड को लेकर वो कैसा रहता है। क्या मतलब है इस बात का, जरा ध्यान से सुनना। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूं मैं कंडक्टर के बिहेवियर से रिलेटेड। उनके अंदर पोटेंशियल क्या होता है, उनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, उनके अंदर चार्ज क्या होता है। जो भी छोटी मोटी कंफ्यूजन्स अगर आपको रह गई हैं तो बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। ये सारे पॉइंट्स आपको समझने बहुत ही जरूरी हैं, क्योंकि आगे आने वाले चैप्टर के क्वेश्चंस में, कैपेसिटर्स में खासकर, और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस में, न्यूमेरिकल्स में, इन सब टॉपिक्स की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। सो शुरू करते हैं बच्चों। पहला पॉइंट, इनसाइड अ कंडक्टर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो। बच्चों, कंडक्टर चाहे चार्ज्ड हो, चाहे अनचार्ज्ड हो, चाहे हॉलो हो, चाहे सॉलिड हो, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी? जीरो रहेगी। यह हमने रिजल्ट प्रूव किया हुआ है गॉस थ्योरम में। जैसे ये कोई भी कंडक्टर है, आपने इस कंडक्टर को चार्ज कर दिया, भाई अनचार्ज्ड अगर होगा तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही होगी। हम बात कर रहे हैं चार्ज कंडक्टर की। तो जब आपने इसको चार्ज किया तो इसका जो एक्सेस चार्ज है, एक्सेस चार्ज यहां पर टर्म यूज होगी बार बार, तो उसको समझ लो। एक्सेस चार्ज का मतलब है जो एक्स्ट्रा चार्ज हमने दिया। चार्ज करने से पहले ये कंडक्टर न्यूट्रल था, इसमें इक्वल नंबर ऑफ एटम्स, इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स थे। एटम से बना ना ये, और एटम के अंदर इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये ओवरऑल क्या था? न्यूट्रल था। अब जब हमने इसको चार्ज किया तो हमने इसको एक्स्ट्रा चार्ज दिया, तो जो एक्स्ट्रा चार्ज है वही एक्सेस चार्ज है, उसकी बात हो रही है। तो जो भी आप एक्सेस चार्ज दोगे इसको चार्ज करने के लिए, वो कभी भी अंदर नहीं रहेगा, वो हमेशा कहां आ जाएगा? इसके सरफेस पर आ जाएगा, और सरफेस पर आकर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और रुक जाएगा। क्यों होता है ऐसा, जरा ध्यान से सुनो। जैसे एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर को आपने चार्ज दिया, मान लो इलेक्ट्रॉन्स दिए इसको, ठीक है ना। अभी तो हमने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दिखाया, मान लो आपने इसको इलेक्ट्रॉन्स दिए, इलेक्ट्रॉन्स निकाले नहीं इसमें से, इलेक्ट्रॉन आपने इसको इलेक्ट्रॉन्स दिए। अब वो इलेक्ट्रॉन्स तो सारे नेगेटिवली चार्ज है, तो वो सारे एक दूसरे से दूर दूर भागेंगे, और अगर वो एक दूसरे से दूर दूर भागेंगे तो भाई अंदर क्यों जाएंगे? बाहर निकलेंगे ना। जितना एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे सेट हो सके उतना सेट होने की कोशिश करेंगे, है ना। और सबसे पहले तो सरफेस पे आ जाएंगे, क्योंकि एक दूसरे से मैक्सिमम दूरी उनकी सरफेस पर ही है। सरफेस से बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि आसपास एयर है ना, एयर इंसुलेटर है, उसमें तो इलेक्ट्रॉन जा नहीं सकता। तो सरफेस पे आ गया, है ना, एक दूसरे से रिपेल होकर सारे इलेक्ट्रॉन सरफेस पे आ गए। अब जब वो सरफेस पे भी आ गए तो भी एक दूसरे से दूर भागेंगे। अब आप सोचो कि एक इलेक्ट्रॉन यहां पर है, मान लो हमने 2 ही इलेक्ट्रॉन दिए हैं, इसको समझने के लिए बात कर रहा हूं। 2 इलेक्ट्रॉन दिए, वैसे तो करोड़ों में देंगे, 2 ही इलेक्ट्रॉन दिए, है ना। और एक इलेक्ट्रॉन यहां सेट हो गया और दूसरा यहां सेट हो गया। ऐसा हो सकता है कभी? ऐसा नहीं हो सकता ना, क्योंकि अभी तो इनमें दूरी बढ़ने का चांस है, तो ये इधर भागेगा, इधर भागेगा, और ये ऐसे सेट हो जाएंगे जैसे सपोज एक यहां पे आ गया और दूसरा यहां पे, सच दैट कि अगर ये इधर जाए तो भी इनके बीच का डिस्टेंस घटे, और ये इधर जाए तो भी इनके बीच का डिस्टेंस घटे। मैक्सिमम दूरी पे ये सेट हो जाएंगे एक दूसरे से, ताकि मिनिमम रिपल्शन हो। अब आप यही कॉन्सेप्ट, मैंने तो 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए लिया है, आप इसको लगा लो लाखों इलेक्ट्रॉन पे, तो वो सारे इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से इस तरीके से, एक दूसरे से इस तरीके से ऐसी दूरी पर सेट हो जाएंगे कि उनके बीच में रिपल्शन मिनिमम हो। ठीक है, सो रिपल्शन मिनिमम हो, मतलब अगर रिपल्शन ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली वो और दूर भागने का उनके पास प्रोविजन है, तो एक ऐसी जगह पर सेट हो जाएंगे तो इक्विलिब्रियम आ जाएगा, चार्ज फ्लो होना बंद हो जाएगा। अब चार्ज तो सारा बाहर निकल गया, अगर चार्ज सारा बाहर निकल गया है तो अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या होगी? तुम कहां भाग लिया रे? अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या होगी? अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होगी जीरो। गॉस थ्योरम लगाओ ना। अगर आपने
कहीं पर भी, जैसे इस पॉइंट पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो यहां पे आपने एक गॉसियन सरफेस लिया, उस गॉसियन सरफेस के लिए आपने गॉस थ्योरम लगाई, ई डी ए, इस पे छोटा सा एरिया आपने डी ए लिया, ई डॉट डी ए इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब क्यू इनक्लोज्ड क्या है, इसके अंदर तो चार्ज है ही नहीं क्योंकि एक्सेस चार्ज तो सारा बाहर निकल गया, तो ये हो गया जीरो। तो बाकी कुछ भी हो पैरामीटर्स, ई क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा जीरो, है ना। तो अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है। और आगे एक पॉइंट आएगा कि अंदर एक्सेस चार्ज भी जीरो होता है, तो वो पॉइंट भी हमने इसके साथ ही डिस्कस कर लिया, तो दोबारा हमको अलग से वहां पे डिस्कस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कंडक्टर के अंदर Q जीरो और E भी जीरो, ठीक, क्लियर, ओके। एट द सर्फेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मस्ट बी नॉर्मल टू द सर्फेस एट एवरी पॉइंट। अब ये सेकंड पॉइंट है, वो कह रहा है कि सरफेस पे, कंडक्टर के सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नॉर्मल होगी। नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर। भाई अंदर तो जीरो है, बाहर तो है, चार्ज है तो बाहर तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा सरफेस के क्या होगी, ये जो चार्ज सरफेस है इसके क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दैट विल ऑलवेज बी द परपेंडिकुलर टू द सरफेस। हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस वाले वीडियो में, जो कि इससे पिछला वाला वीडियो था, प्रूव कर दी है ये बात कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सरफेस के हमेशा क्या होती है, हर जगह पर परपेंडिकुलर होती है। बट इसके लिए हम दोबारा प्रूव करेंगे। सोचो 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 सोचो, एक चार्ज कंडक्टर के सरफेस के अलोंग चार्ज मूव नहीं कर रहा, जैसे कि मैंने अभी समझाया, एक इक्विलिब्रियम सेट हो गया और चार्ज वहां पे रुक गया। अब यार चार्ज अगर मूव नहीं कर रहा है, चार्ज हमेशा मूव करता है जब दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस होता है ना। पोटेंशियल वाले में आपको समझाया कि चार्ज ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अब अगर चार्ज रुका हुआ है पूरे सरफेस पे, तो इस बात का मतलब ये है कि इस सरफेस का हर पॉइंट जो है वो बराबर पोटेंशियल पर है ना। तो और हर पॉइंट जिस सरफेस पे बराबर पोटेंशियल पर होता है उस सरफेस को बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो आप याद रखो कि एक चार्ज्ड कंडक्टर का जो सरफेस है वो क्या होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। समझ में आई बात। अच्छा, यहां पर एक चीज मुझे आपसे डिस्कस करनी थी। एक अगर हॉलो कंडक्टर होगा, है ना, जैसे कंडक्टर के अंदर एक कैविटी है, ये एक कंडक्टर है और इसके अंदर एक कैविटी है, तो उस कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो, है ना। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो, क्योंकि चार्ज तो सारा सरफेस पे जाएगा। तो क्या होगा कि अगर हमें किसी भी सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट को इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना है, सपोज मुझे एक इंस्ट्रूमेंट रखना इसी जगह पर है और यहाँ पर एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, पर मुझे उस इंस्ट्रूमेंट को इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना है, तो मैं उसको एक कंडक्टर के कैविटी के अंदर रख दूंगा, क्योंकि कंडक्टर की कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो होती है, और वो इंस्ट्रूमेंट जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से शील्ड हो जाएगा, बच जाएगा। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म थी यहाँ पे, अच्छा हो मेरे को याद आ गया। ठीक, तो क्या है बच्चों कि जो कंडक्टर का सरफेस है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, उसके सरफेस पे हर जगह पोटेंशियल जो है वो सेम है। ओके, तो हम प्रूव करने जा रहे हैं, जो हमने पिछले लेक्चर में भी कर दिया था, कि सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर है। तो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, लेट अस एज्यूम कि सरफेस पे ये एक चार्ज सरफेस है और कंडक्टर का, और इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमको प्रूव करना है कि परपेंडिकुलर है। तो लेट अस एज्यूम कि परपेंडिकुलर नहीं है, इट इज मेकिंग एन एंगल, दिस इज ई, इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द सरफेस। सो ई का ये कंपोनेंट हो गया ई कॉस थीटा, और ये कंपोनेंट हो गया ई साइन थीटा, ई कॉस थीटा, ई साइन थीटा, है ना। अब हमको पता है कि सरफेस के अलोंग चार्ज तो फ्लो नहीं करता है। अगर सरफेस के अलोंग चार्ज फ्लो नहीं कर रहा है तो ऑब्वियसली सरफेस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। भैया चार्ज फ्लो करेगा या नहीं करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो डिसाइड करती है। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उधर चार्ज जरूर फ्लो करता है। तो अगर सरफेस के अलोंग चार्ज फ्लो नहीं कर रहा है तो सरफेस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड होनी ही नहीं चाहिए। सरफेस के अलोंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है वो है ई कॉस थीटा, बट वो नहीं होना चाहिए, यानी ई कॉस थीटा मस्ट बी जीरो। एंड इफ ई कॉस थीटा इज जीरो, ई तो है भाई, चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, तो इसका मतलब क्या है कि ई तो जीरो नहीं है, ई तो जीरो नहीं है,
तो कॉस थीटा होगा 0, तो थीटा होगा 90 डिग्री, थीटा होगा 90 डिग्री। यानी कि ये जो फील्ड है ये ऐसे है, ये जो फील्ड है ऐसे है, परपेंडिकुलर है। तो सरफेस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है और बाहर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वो सरफेस के हर जगह क्या है, परपेंडिकुलर है। याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये, ठीक है। द इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस चार्ज इन स्टैटिक सिचुएशन, ये मैं समझा चुका हूं तुमको कि अंदर कोई चार्ज नहीं होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर एंड हैज द सेम वैल्यू एज इनसाइड ऑन द सरफेस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर, ये चार्ज्ड कंडक्टर है, बार बार चार्ज कंडक्टर बनाना पड़ता है और मेरी गंदी आवाज में तुम्हें गाना सुनना पड़ता है। फिर सुनाऊंगा मैं RRR का गाना, अभी देख के आया ना। ठीक है, ये है एक चार्ज्ड कंडक्टर। चार्ज्ड कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0 है। अच्छा जी, तो यहां पर एक पॉइंट है A और यहां पर एक पॉइंट है B। सपोज मैं इस कंडक्टर के अंदर एक चार्ज Q को A से B लेकर गया, ठीक है, तो मुझे कितना काम करना पड़ेगा, मुझे कितना काम करना पड़ेगा, W Q VB माइनस VA, याद होगा आपको, ठीक है, इतना करना पड़ेगा। ओके, लेकिन अगर अंदर फील्ड है ही नहीं तो मुझे काम करना ही नहीं पड़ेगा। सोचो, आप यहां पे अर्थ पे खड़े हो, आपको एक बॉडी को ऊपर ऐसे ले जाना है तो आपका हाथ थकेगा क्योंकि आप ग्रेविटी के अगेंस्ट ले जा रहे हो। अब आप स्पेस में चलो जहां पर दूर दूर तक कोई फील्ड नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि आपको किसी भी बॉडी को चलाने के लिए वर्क करना पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा। आप भारी से भारी बॉडी ऐसे लेके जाओ, तो जहां फील्ड ही नहीं है वहां पे अपने को वर्क नहीं करना पड़ेगा ना। यहां आप इसको इस तरीके से लो, आपने पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला फॉर्मूला पढ़ा था कि E जो होता है वो माइनस डेल्टा V बाय डेल्टा R होता है ना, पोटेंशियल ग्रेडियंट में। अब यहां पे E तो 0 है, E क्या है, इंटीरियर में E क्या है, 0 है। तो अगर मैं E को 0 रख दूं, देन आई विल राइट डेल्टा V बाय डेल्टा R, माइनस भी उधर जाके 0 हो गया और ये डेल्टा R भी उधर जाके 0 हो जाएगा। देन आई विल गेट डेल्टा V इज इक्वल टू 0 और डेल्टा V क्या है, डेल्टा V है VB माइनस VA। तो VB माइनस VA 0 का क्या मतलब है, VB माइनस VA इज 0, दैट मीन्स VB इज इक्वल टू VA, है ना। यानी कि दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है, बराबर है। और ये पॉइंट्स कोई भी दो हो सकते हैं, यहां 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 कहीं पर भी। तो यानी कि कंडक्टर के अंदर कोई भी दो पॉइंट्स पे पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। कंडक्टर के अंदर कोई भी दो पॉइंट्स पे पोटेंशियल सेम रहेगा, मतलब हर जगह पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहे। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल 0 है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, यानी पोटेंशियल चेंज हो ही नहीं रहा। तो आप यहां पे सपोज यहां पे अगर कोई बोलता है पोटेंशियल 10 वोल्ट है, तो बोलता है इस पॉइंट पे कितना होगा, 10 वोल्ट होगा। इस पे 10 10 10 10 10 10 10 सब पे 10 होगा और ये उतना ही होगा जितना सरफेस पे है। मतलब सरफेस पे अगर 10 वोल्ट है तो अंदर हर जगह, अब सरफेस तो एक भी पोटेंशियल है तो सरफेस पे तो हर जगह 10 होगा ही और अंदर भी हर जगह क्या होगा, 10 होगा। यानी अंदर वही वैल्यू होगी, हैज द सेम वैल्यू एज इनसाइड ऑन इट सरफेस। जो अंदर है वही सरफेस पर है, जो सरफेस पर है वही अंदर है। यहां पे अगर बोलेगा पोटेंशियल तो यहां पे कुछ और होगा, वो आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ चार्ज्ड कंडक्टर इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये देखो, ये एक चार्ज्ड कंडक्टर है और इसके सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होगी। सिग्मा जो है वो है इस सरफेस की सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। तो हम प्रूव करते हैं इसको। अब एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है, अभी इसकी बात कर लेंगे हम। वी विल प्रूव दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ चार्ज्ड कंडक्टर इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, एंड फॉर प्रूविंग दिस वी विल यूज गॉस लॉ। अब गॉस लॉ कैसे यूज करें, मान लो यहां पर एक गॉसियन सरफेस है, ये छोटा सा सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है, बहुत ही छोटा सा। जानबूझ के मैंने थोड़ा बड़ा दिखाया ताकि आपको समझ में आ जाए,
लेकिन ये बहुत छोटा सा है, ठीक है। तो अब अगर इसके लिए अगर मैं गॉस थ्योरम अप्लाई करूं, पहले तो इसके पैरामीटर समझ लो। इसका जो एरिया है, क्योंकि ये बहुत छोटा है, कहां चल दिया, क्योंकि ये बहुत छोटा है, तो इसका जो एरिया है ये, दिस एरिया इज डीए, दिस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज डीए एंड दिस इज ऑल्सो डीए, क्योंकि ये बहुत छोटा है ना। ए की बजाय हमने क्या ले लिया, डीए ले लिया। और क्योंकि ये बहुत छोटा है तो ये जो कर्व सा आपको दिख रहा है, आप इसको ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन मान सकते हो, क्योंकि ये बहुत छोटे पार्ट को कवर कर रहा है, बहुत ही ज्यादा छोटे पार्ट को कवर कर रहा है ये कंडक्टर के। इसको हम क्या मान सकते हैं, स्ट्रेट लाइन। देखो हम बड़ा कंडक्टर, हम बड़ा ऐसा सिलेंड्रिकल इमेजिनरी गॉसियन सरफेस क्यों नहीं ले सकते। अगर मैं बड़ा सरफेस लेता हूं, देखो मैंने इतना बड़ा सरफेस लिया, तो क्योंकि कंडक्टर की शेप कुछ भी हो सकती है, तो अब ये कंडक्टर का मैं इग्नोर नहीं कर सकता कर्वेचर। अगर ये छोटा है तो मैं इग्नोर कर सकता हूं कर्वेचर, ये बड़ा है तो मैं इसका कर्वेचर इग्नोर नहीं कर सकता। सो क्या होगा कि फिर मैं गॉस लॉ अप्लाई करने में कंफ्यूज हो जाऊंगा, क्योंकि इसका एरिया वेक्टर तो ऐसे रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस वाले पार्ट की ऐसे रहेंगी, इस वाले पार्ट की ऐसे रहेंगी, इस वाले पार्ट की ऐसे रहेंगी, इस वाले पार्ट की ऐसे रहेंगी। एरिया वेक्टर तो हर जगह ऐसे ही है ना, तो हर जगह एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल अलग लगाएगा। तो हम कैसे अप्लाई करेंगे, तो हमने बहुत छोटा सा कंडक्टर ले लिया, हमने बहुत छोटा सा कंडक्टर ले लिया और ये ऑलमोस्ट हमने स्ट्रेट मान लिया। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ऐसे, इस वाले सरफेस की अगर मैं बात करूं, इस वाले सरफेस की, तो इसका जो एरिया वेक्टर रहेगा वो ऐसे रहेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो एरिया वेक्टर के साथ हमेशा पैरेलल रहेंगी, यानी एंगल जो है वो 0 डिग्री रहेगा। और इस तरफ तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ही नहीं, बिकॉज इधर अंदर तो फील्ड है नहीं। और अब ये दो सरफेस हो गए, इधर फ्लक्स है, नीचे वाले इस वाले सरफेस के लिए फ्लक्स नहीं है, और इधर वाले सरफेस का एरिया वेक्टर ऐसे होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है। तो कर्व्ड वाले सरफेस के लिए एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, तो वहां भी कोई फ्लक्स नहीं होगा। तो फ्लक्स होगा सिर्फ इस वाले सरफेस के थ्रू, और वो फ्लक्स होगा E dA cos 0 डिग्री, एंड दैट विल बी चार्ज एनक्लोज्ड। चार्ज एनक्लोज्ड मतलब इतने पार्ट में, यही वाला पार्ट तो इनक्लोज किया इसने, इतने पार्ट में हम लोग मान लेते हैं कि चार्ज जो है वो dq है, तो dq बाय एप्सिलॉन नॉट। ये हमने गॉस लॉ अप्लाई कर दिया। अगर सिग्मा इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है तो सिग्मा होगा, और वो यूनिफॉर्म है ना। तो सिग्मा यूनिफॉर्म है मतलब हर एक पार्ट के लिए q और a की जो रेशियो है वो सेम रहेगी। तो इतने से पार्ट के लिए सिग्मा क्या होगा, dq बाई dA, जहां से अपने को dq की वैल्यू मिलेगी सिग्मा इंटू dA, और वो यहां डाल दें हम E dA, तो ये इक्वेशन अपनी क्या हो जाएगी, E dA इक्वल टू cos 0 1 हो गया, dq की जगह हमने डाल दिया सिग्मा इंटू dA डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, dA से dA कट गया, E आ गया हमारा मैग्नीट्यूड में सिग्मा बाय एप्सिलॉन, E आ गया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अच्छा, E सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आ गया, बढ़िया है। तो सर ये n कैप क्या है बच्चों, ये वेक्टर फॉर्म में लिखा है। n कैप मतलब इस तरफ एक यूनिट वेक्टर, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में परपेंडिकुलर टू द सरफेस, दैट इज n कैप। तो अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा, अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा फॉर्मूले को, देन आई विल राइट E वेक्टर इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट n कैप, है ना। ठीक, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इनको याद रखो। डिफरेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस में, न्यूमेरिकल्स में आपको ये कहीं ना कहीं ये सारे पॉइंट्स लगाने पड़ सकते हैं, और इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो प्रिपेयर कर लेना इनको। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।